नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सीयूटी बीएचयू बीएड 2022 के लैंग्वेज ग्रुप का जो आपका पेपर हो चुका है आप लोग का 2022 में, उसे आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने सेक्शन बी के आपके यहाँ पर 26 से लेकर 40 तक के जो प्रश्न थे आप लोग के, उनको हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो आज आप लोग का 41 से लेकर के आपका 60 तक जो प्रश्न है उनको आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर। ओके, और जो भी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वह हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, और स्पेशली अगर व्हाट्सएप करेंगे तो वह बेहतर होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 41 से लेकर 60 जो आपका प्रश्न दिया गया है उसमें किस प्रकार के प्रश्न 2022 में पूछे गए थे उनके बारे में। तो पहला यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 41 जो दिया गया है वह आप लोग के स्क्रीन के सामने शो कर रहा है। देखिए दिया सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दिया गया है। सूची 1 में आपका तुलसीदास, बिहारी, चंद्र बरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा आपका है आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल और भक्ति काल दिया गया है। यानी एक तरफ आपका यहाँ पर जो कह सकते हैं कि रचयिता है और दूसरी तरफ उन किस काल से संबंधित है उनके बारे में दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे मिलान करते हैं तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह तुलसीदास जो होंगे वह भक्ति काल के हैं। ठीक है, किसके हैं? भक्ति काल के। तो यह आपका ए आंसर हो गया। दूसरा हम यहाँ देखेंगे कि बिहारी जो है वह आपके कौन से होंगे, तो वह बिहारी जो है आपके रीतिकाल के हैं, तो यह आपके बी हो गया ऑप्शन। तीसरा जो आपका चंद्र बरदाई, तो चंद्र बरदाई जी जो है आपके आदिकाल से संबंधित हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो आपके आधुनिक काल से संबंधित हैं। तो यह आपका डी आंसर हो गया। समझ गए? ए बी सी डी, इस प्रकार से आपके चारों मिलके हम लोग के। और यहाँ बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या मिलेगा? हमारा ऑप्शन ए भी सही हो रहा है और हमारा ऑप्शन सी भी आपका सही हो रहा है। यानी इन दोनों में दोनों ही आंसर जो आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 42। प्रश्न नंबर जो 42 दिया हुआ है इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और देखने की कोशिश करिएगा किस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को 2022 में पूछा गया था। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक आपका अभिकथन है यानी कि आपका असर्शन है। ठीक है, दूसरा जो आपका है, दूसरा उसका कारण दिया गया है। क्लियर बात है आपकी? इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका अभिकथन है, ठीक है, अभिकथन जो आपका है वह आपका पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्र बरदाई है, ये बिल्कुल सही है। कारण है कि यह आदिकाल से संबंधित है। अब यहाँ पे दिया है कि उपरोक्त कथन का आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका कि ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा कि ए और आर जो है वो दोनों सही है कि यह आदिकाल से संबंधित, यानी पृथ्वीराज रासो की जो रचना है चंद्र बरदाई वह आपकी किससे संबंधित है? तो वह आपकी संबंधित है आपकी आदिकाल से। और यहाँ पे आर जो है वह ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 43। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 43 दिया है थोड़ा सा इसे हम लोग जूम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे आप लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 43 को ध्यानपूर्वक। तो आपको यहाँ पे आया क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, तो यहाँ से भी प्रश्न आपका गलत हो गया। तो इसे एनटीए ने क्या किया है? ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप करने का मतलब है कि यह क्वेश्चन जो है आपका वह गलत यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 44 पे। तो 44 आपका जो प्रश्न नंबर दिया हुआ है इसमें क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अपनी भाषा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए आप निम्न में से क्या प्रयास करेंगे? तो यह जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वह टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया है कि अपनी भाषा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, यानी कि ध्यान उनका पढ़ाई में केंद्रित रहे, तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? उन्हें कठोर दंड देंगे, यानी कि उन्हें मारना पीटना शुरू कर देंगे, या फिर मृदुल व्यवहार करेंगे। मृदुल व्यवहार का मतलब है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ये देखिए जो आपका अच्छा व्यवहार करना है, जैसे कहते हैं ना मोबाइल में कुछ जो फंक्शन होते हैं बाय डिफॉल्ट होते हैं, क्या होते हैं आपके? बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपके यहाँ पे जो एक टीचर होते हैं, एक टीचर को क्या होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट उनके अंदर ये मृदुल व्यवहार होता है। तो ये आपका कोई प्रयास नहीं होता बल्कि उनके अंदर होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन पहले कट हो गया। और अगर हमेशा ध्यान रखिएगा एज ए टीचर आपको अपने स्टूडेंट को कठोर दंड ही नहीं उनको देना है, यानी उनको कोई भी पनिशमेंट आपको नहीं देना है। तो ए और बी दोनों खत्म हो गया।
डी ऑप्शन, प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे। यानी अगर आप प्रधानाध्यापक के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है कि आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा सकें। तो डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो गया। यानी कि ए, बी और डी खत्म हो गया तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। यानी पढ़ाने की विधि में आप क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 45। क्वेश्चन में जो 45 दिया हुआ है उसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है। ठीक है, एक क्या है आपका अभिकथन है और दूसरा जो है उसका कारण दिया गया है, यानी कि रीजन दिया गया है। अभी अभिकथन ए दिया हुआ है आपका, यहाँ पे अभिकथन ए क्या दिया हुआ है आपका कि सुमित्रानंदन पंत जो है वह छायावाद के प्रमुख कवि हैं। और कारण यहाँ पे पूछा है आपसे कि पंत और पल्लव का रचना निराला ने किया है। तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करते हैं कि 45 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए और आर जो है वो दोनों सही है, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत जो है छायावाद के कवि है और पंत और पल्लव जो है वह आपके निराला की रचना है। लेकिन यहाँ पे आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 46। देखिए प्रश्न नंबर 46 यहाँ पे पूछ रहा है आप लोग का कि कुछ विद्यार्थी आपसे पढ़ने के इच्छुक नहीं है, आपका क्या प्रयास होगा। बालकों की रुचि अरुचि के कारणों का पता लगाएंगे, अच्छे वस्त्र पहन के जाएंगे, बालकों से जबरदस्ती करेंगे या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया कि एज ए टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड की जो आपका सेक्शन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में एज ए जो स्टूडेंट होते हैं उनको आपको न मारना है, न पीटना है, न धमकाना है, न जबरदस्ती करना है। ठीक है, और अगर आप अच्छे वस्त्र पहन के जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छी चीज है, न कि स्टूडेंट के लिए अच्छी चीज है। तो कुछ विद्यार्थी आपसे पढ़ने के इच्छुक नहीं, तो आप बालकों की अरुचि का कारण पता करेंगे कि वह स्टूडेंट जो है आपसे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। यानी कि उनको मारना पीटना या फिर जबरदस्ती कहेंगे चलो आप मेरे क्लास में बैठो जबरदस्ती करके, ऐसा कभी नहीं कर सकते एक स्टूडेंट के साथ आप। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 47। देखिए प्रश्न नंबर 47 कह रहा है आप लोग का कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि दिया हुआ है कि शिक्षक का क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षक का निम्नलिखित में महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होगा। कर्तव्य के बारे में पूछा गया है, यानी शिक्षकों का जो कर्तव्य है, ये मैंने आपको टॉपिक बताया कि ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ भी गया है कि बालकों को केवल विषय का ही ज्ञान कराना होता है, बालकों को खेल क्रिया के द्वारा पढ़ाएंगे, बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देंगे, बालकों के अतिरिक्त कक्षाएं देंगे। तो 47 की अगर हम बात करते हैं तो जो सही आंसर होना चाहिए वह सी सही होगा कि बालकों के सर्वांगीण विकास पर आप ध्यान देंगे। यानी कि उनका सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि संपूर्ण रूप से उनका विकास हो सके, वह एक समाज में अच्छा नागरिक बन सके, साथ ही साथ वह अपने जीवन में सफल भी हो सके। और भी बहुत सारे गुण होते हैं जो आपके सर्वांगीण विकास में लाभदायक होते हैं। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया जाएगा जब हम क्लासेस लेना शुरू करेंगे आप लोग की। तो ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला जो आपका टॉपिक है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 48। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी नियुक्ति आपके रुचि और पसंद के अनुसार नहीं हो पाई है। ठीक है, यानी आपकी जो आपने सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिया और आपकी रुचि जो थी आपके पसंद के अनुसार नहीं हो पाई है। विद्यार्थियों और आपके सहकर्मियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। यानी एज ए टीचर अगर आपको किसी स्कूल में मिल गया और आप चाहते हैं कि आपको स्कूल जो है ज्वाइनिंग वो आपके गांव में या फिर आपके शहर में मिले, लेकिन आपका शहर में नहीं मिल करके वो 510 किलोमीटर दूर वह मिल चुका है, तो उस समय आप क्या करेंगे, स्कूल में जाकर अपने विद्यार्थियों और सहकर्मियों के साथ कठोर व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, मृदुल व्यवहार करेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे। क्या करेंगे भाई, तो हम यहाँ पे सामान्य व्यवहार करेंगे, न ही हम किसी से कठोर होंगे, न ही बहुत ज्यादा हम वहां पर मृदुल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 49। देखिए प्रश्न नंबर 49 जो है आपका वह क्या कर रहा है कि आपके प्रधानाचार्य, ये सभी जो आपके क्वेश्चन अभी हल कर रहे हैं वह टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके संबंधित हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोग को वीडियो में जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आपके प्रधानाचार्य बहुत कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं या फिर बहुत सारे टीचर वगैरह होते हैं जो बहुत टफ होते हैं दिखने में, आपके प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। यानी एज ए टीचर आप अपने प्रधानाध्यापक के प्रति जो उनका आपका दृष्टिकोण है वह आपका क्या है, सकारात्मक नहीं है। आपका प्रयास क्या होना चाहिए, आपका प्रयास क्या होना चाहिए, ये आपका पूछा गया है। नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे, प्रधानाचार्य की शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे, अपनी कार्यशैली और व्यवहार के प्रधानाचार्य के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करेंगे, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 49 का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, अपनी कार्यशैली और व्यवहार से प्रधानाचार्य के प्रति जो दृष्टिकोण है उसे बदलने का प्रयास करेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 50। देखिए प्रश्न नंबर 50 यहाँ पे बोल रहा है आप लोग का कि खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है, यानी कि जो खेल विधि है वह छात्रों में क्या विकसित करती है, यह पूछा गया है। केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल शारीरिक विकास, केवल संवेगात्मक विकास या फिर संज्ञात्मक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास विकसित करती है। तो प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि संज्ञानात्मक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास यह करती है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 51। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 51 जो शुरू हो रहा है, अब हिंदी के जो क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, हिंदी और आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, अब यहाँ पर इंग्लिश से जो क्वेश्चन वो शुरू हो गए, क्योंकि आपको पता है कि आपके लैंग्वेज ग्रुप में 4 सब्जेक्ट से पेपर बनाया जाता है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश भी रहता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका संस्कृत होता है, यानी कि 4 सब्जेक्ट से आपका जो 75 क्वेश्चन है वो आपके बनाए जाते हैं। समझ गए ये 75 क्वेश्चन। तो इन्हीं में से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी खत्म हो गया, आप इंग्लिश और संस्कृत की बारी है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आप सॉल्व करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी अंडरलाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो अंडरलाइन वर्ड होगा वो फेरवेंट होगा। तो चार्ली मेड फेरवेंट अपील टू हिज फ्रेंड्स टू स्टॉप फाइटिंग ओवर अ स्मॉल इशू, यानी कि जो चार्ली है उसने जोरदार अपील अपने मित्रों से की कि इन छोटे छोटे इशू पर फाइटिंग करना बंद करो। तो यहाँ पे फेरवेंट का मतलब क्या हो, यहाँ पर अपोजिट पूछा गया, यानी एंटोनिम्स पूछा गया है फेरवेंट का। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पैसिव। क्या हो जाएगा? इम्पैसिव। इम्पैसिव मतलब होता है आवेगहीन। क्या होता है आपका? आवेगहीन इसका अर्थ होता है, ठीक है, आवेगहीन। चल अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, सॉरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 52 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा हुआ है आपसे कि आइडेंटिफाई द सुटेबल मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम एंड फ्रेज, द ऑप्शन गिवन बिलो। त्रिशा इज अ लिटिल हार्ड, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन जो आपका वर्ड होगा वह यह होगा, लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिशा इज अ लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, स्टिल एवरीवन स्पीक्स लाउडली व्हेन टॉकिंग टू हर, यानी कि त्रिशा कुछ सुन सकती है, लेकिन जब लोग उससे बात करते हैं तो वह तेज आवाज में उससे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इनसेंसिटिव, डिसइंटरेस्टेड और उसके बाद इनऑडिबल, उसके बाद डीप। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि वह क्या है, कम सुनाई देता है, यानी कि वह थोड़ी सी क्या है, बाहरी है, डीप है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 53 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 अगर हम बात करते हैं जो दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, मेक सेंटेंस मीनिंगफुल। देखिए हिज ओल्डेस्ट, इल्डेस्ट, इल्डर, ओल्डर, तो यहाँ पे इल्डेस्ट सही होगा कि हिज इल्डेस्ट ब्रदर इज लिविंग इन मुंबई दीज डेज, ये आपका सही आंसर होगा, यानी उसका जो बड़ा भाई वो आजकल कहाँ रह रहा है, मुंबई में रह रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 54। देखिए प्रश्न नंबर 54 बोल रहा है आप लोग से कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, केवल एक वर्ड जो है आपका सही है। तो 54 का जो सही आंसर होगा वह होगा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या, ठीक है। क्या होता है आपका? महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या, व्यक्ति की हत्या, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो ये इसका स्पेलिंग जो है आपका सही है। बात है प्रश्न नंबर आपका 15 पे। तो 15 पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है आपका वह क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स। देखिए सिनोनिम्स बोला है, आइडेंटिफाई सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ दिया है कि चंद्रशेखर इज एक्सास्परेटेड आफ्टर लिसनिंग टू द सजेशंस गिवन by his team members on how to prevent plagiarism in assignment, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है आपका exasperated का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब बता दें आपको कि जो इसका मतलब होता है आपका वह होता है आपका हताश होना। क्या होता है आपका? हताश होना इसका मतलब होता है। और ये हताश होना जो सिनोनिम्स होगा वह क्या हो जाएगा आपका? डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटेड आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हताश होना, यानी कि मतलब अच्छा चीजें नहीं होना, बहुत चीजें खराब हो जाना, जब चीजें हो जाती हैं तो वह व्यक्ति हताश हो जाता है, तो उसका डिसअपॉइंटेड होगा आपका। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 56 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि दिया हुआ है कि रमेश सजेस्टेड, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं कि आपको और दिखाई दे। देखिए दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। रमेश सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड स्टे दैट नाइट एट हिज हाउस। तो इसका आपको बताना है कि यहां पर आपको डायरेक्ट स्पीच बताना है और इनडायरेक्ट आपका ये दिया गया है, ये आपका जो दिया गया है वह इनडायरेक्ट स्पीच है आपका। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो जहां भी आपको सजेस्टेड दिखाई देता है वो आप यहां पे सोचते हैं कि ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहां पे आपका इंपरेटिव नहीं है बल्कि आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा कि रमेश सेड टू हिज फ्रेंड व्हाई नॉट स्टे टुनाइट एट माय हाउस, यानी कि क्यों नहीं तुम यहां पर एक रात यहां पर गुजारो मेरे घर पे। यह किसने बोला, रमेश अपने मित्र को बोला। तो यहां पर वो सजेशन दे रहा है ना कि वहां वो उससे पूछ रहा है, तो इसलिए सजेस्टेड यहां पे सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 57। देखिए प्रश्न नंबर 57 यहां पे पूछा गया आपसे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जंबल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो 57 यहां पे चार यहां पे दिए गए हैं, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आपका आर दिया हुआ है और एस दिया हुआ है। पी क्यू आर एस, अभी चार दिए हैं, इनमें आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस उसको करेक्ट फॉर्म में आपको लगाना है। तो यहां पे हम यहां पे सेंटेंस अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस बन रहा है वह बन रहा है द ब्रेन मेच्योर फ्रॉम बैक टू फ्रंट, यानी कि सबसे पहले हमें एस मिल गया फ्रंट। उसके बाद यहां पे देखेंगे स्टार्टिंग विद एरिया डीलिंग विद परसेप्शन, यह हो गया आपका, यानी कि एस के बाद हमारा क्या मिल रहा है, पी। उसके बाद यहां पे देखेंगे क्यू थिंकिंग नहीं मिल रहा है, एंड परसेप्शन एंड एंडिंग विद दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम जजमेंटल यानी आर। इसके बाद आपका हो जाएगा थिंकिंग एंड पब्लिक इनहिबिटेशन, यानी आपका हो जाएगा क्यू, यानी एस पी क्यू आर एस जिसमें भी होगा आपका वह सही हो जाएगा। एस पी क्यू आर एस, एस पी क्यू आर एस किसमें दिख रहा है आपको, एस पी आर क्यू, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, एस पी आर क्यू आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 58। सेम वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि फिर से आपको पैरा जंबल करना है। तो देखेंगे हम यहाँ पे 58 का, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिसेंट स्टडीज हैव शोन सच अ प्लानिंग चेंजिंग एंड एडॉप्टिंग प्लान्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड लैंग्वेज द रिबेलियन प्लेज अ पार्ट इन हायर कॉग्निटिव टास्क। अब इसमें बताना है कि द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, यानी कि क्या करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर होगा इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रिसेंट स्टडीज हैव शोन, यानी पी हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका होगा वो हमें मिल रहा है कहाँ पे, एच में मिल रहा है, क्योंकि रिसेंट स्टडी हैव शोन द रिबेलियन प्लेज अ पार्ट इन हायर कॉग्निटिव टास्क, यानी कि आपका एस हो गया, पीएस हो गया। अब पीएस के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दो आपका सेंटेंस और बचा है, इन दो सेंटेंस में कौन सा हमारा सही हो रहा है, तो हमें क्यू सही लग रहा है। तो यहाँ पे क्यू हो गया, अब क्यू के बाद आपका आर हो जाएगा, यानी कि पी एस क्यू आर आपका सही होगा। पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, डी हो गया सही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जंबल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ, आर है, एस है। अब इसमें आपको पैराजंबल करना है, यानी एक साथ इनको लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे जो वो आपका हो जाएगा पी, ठीक है, यानी कि डायलेक्सिया इज अ कैंटेटा इज एज इन विच पर्सन, ये आपका हो जाएगा पी। उसके बाद फिर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा आर, यानी कि डिफिकल्टी विथ रीडिंग और राइटिंग अ लैंग्वेज। फिर यहां पर पी के बाद क्यू, सॉरी पी के बाद आर, आर के बाद आपका हो जाएगा क्यू, यानी इवन दो दे स्पीक एंड अंडरस्टैंड इट परफेक्टली वेल। उसके बाद फिर यहां पे हो जाएगा एस एंड दियर इंटेलिजेंस इज नॉर्मल, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पी आर क्यू एस, यानी 59 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है आपका आइडेंटिफाई एरर इन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। तो एडल्ट सफरिंग कोविड-19 कैन डेवलप ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, नो एरर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि एडल्ट नहीं होगा बल्कि आपका एडल्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। तो आज हम लोगों ने कुल 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यानी कि 41 से लेकर के जो 60 क्वेश्चन थे हमारे नंबर, उनको हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि पूरे के पूरे आपका जो सेशन बचा हुआ है 61 से लेकर के 100 तक, उन्हें हम लोग
सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।